हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी ठीक तरह से कर ही रहे होंगे। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। तो ये जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम ईवीएस जो 1 to 5th क्लास में पूछी जाती है पेपर 1 में, उसको पूरा जो उसमें 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 6 के 6 टॉपिक को एक बार पूरा का पूरा समग्र रिवीजन करेंगे। कोई सा भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इवन अगर आपने पूरी तरह से बहुत अच्छे से इसको एक बार देख के एक बार और रिवाइज़ कर लिया तो शायद ही कोई क्वेश्चन इससे बाहर पूछा जाए। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी पर बेस्ड है और एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू से नहीं लिए गए हैं। सब जो है जो एग्ज़ाम में आता है वही इसमें दिया हुआ है पॉइंट। आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे लेकिन पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर आप पहली बार नए हमारे चैनल पे विज़िट किए हैं तो इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे साझा भी कीजिए। बहुत कम व्यूज़ आते हैं, सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर अपने पहले टॉपिक को। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है परिवार एवं मित्र। 6 टॉपिक्स टोटल दिए हुए हैं। टोटल वो 6 थीम है, टॉपिक नहीं है। तो उन 6 थीम पे मैंने पूरा का पूरा एक समग्र वीडियो बनाया हुआ है और इसे मैंने बुक से लिया हुआ है। जब बुक में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी ही हैं, वैसे भी सारे टीचर्स बुक से ही पढ़ा रहे हैं, बस उसको अलग से प्रिंट करवाते हैं। तो मैंने प्रिंट नहीं करवा के बुक से ही फ़ोटोज़ निकाल के उसका PDF बना लिया है। तो चलिए देखते हैं। जो ज़रूरी होगा मैं वही बताऊंगी और आपको केवल वही पढ़ना भी है, पूरी की पूरी PDF आपको नहीं पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है परिवार। हमें परिवार के बारे में बताना है। तो परिवार के पहले आपको पता होना चाहिए कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फैमिली जो है वो 2 प्रकार की होती है और वो 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो है संयुक्त मतलब परिवार और दूसरा है एकल परिवार। तो देखते हैं संयुक्त परिवार किन्हें कहते हैं। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कई पीढ़ियों से लोग एक साथ रह रहे होते हैं। उसमें दादा दादी, चाचा चाची आदि सारे लोग, सारे रिश्ते आपको एक ही फैमिली में मिल जाएंगे और सारे लोग एक ही परिवार में रहते भी हैं। मिलजुल कर उसका जो भी परिवार का भार होता है उसका वहन भी साथ में मिलजुल कर ही करते हैं। जैसे चूल्हा चौका हो गया, त्यौहार वगैरह मिलके मनाते हैं। कोई और भी बड़ा काम हुआ तो सारे लोग मिलकर उसमें पैसा देते हैं। तो इस तरह से। जबकि जो एकल परिवार है, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, इसमें जो है इसमें केवल पति पत्नी और उनके 2 या 1 जो भी अविवाहित बच्चे हों तो उनसे जो फैमिली बनती है वो एकल परिवार में आती है। और आजकल जिस तरह से शहरों में आप देखेंगे तो एकल फैमिली का चलन बढ़ गया है। वैसे भी शहरों में लोग ज्वाइंट फैमिली में रह भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा वहाँ महंगाई हो गई है। चलिए देखते हैं आगे। परिवार की विशेषता, फीचर्स ऑफ फैमिली। तो इसमें आपको जानना है कि एक परिवार में माता पिता, बच्चे और निकट रक्त संबंधी एक साथ रहते हैं। साथ में हम देखते हैं कि कई व्यक्ति मिलकर के एक परिवार का निर्माण करते हैं और कई परिवार मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं। परिवार हमारी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे वस्त्र, भोजन और आवास की पूर्ति करता है। परिवार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए प्रारंभिक पाठशाला की तरह होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसमें केवल इतना ही था, इतना ही जानना है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में। तो फिर उसके बाद पर्यावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। किसी स्थान पर एक साथ रहने वाले, एक दूसरे की देखभाल करने वाले और साझा करने वाले लोगों के समूह को परिवार कहा जाता है। परिवार के अलावा हमारे आसपास और भी कई वस्तुएं होती हैं जिनमें हम संबंधित जिनसे हम संबंधित हैं, जैसे कि वस्तुएं, पादप, जंतु और सामाजिक और राजनीतिक परिवेश आदि। ये सभी निकाय जो हमारे आसपास उपस्थित हैं, हमारा पर्यावरण इन्हीं के द्वारा निर्मित होता है। यानी कि ये जो वस्तुएं आपने देखी, पादप, जंतु और सामाजिक और राजनीतिक परिवेश, ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे हम देखते हैं विभिन्न स्थानों का पर्यावरण। तो जो अलग अलग जगहों का पर्यावरण अलग अलग होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, इन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अलग अलग स्थानों पर पर्यावरण भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए
एक गांव का पर्यावरण एक शहर के पर्यावरण से भिन्न होता है। जंगल में एक अलग ही तरह का पर्यावरण पाया जाता है। विभिन्न पर्यावरण में भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक विशेषताएं एवं भिन्न जंतु और पादप पाए जाते हैं। रेगिस्तान में हमें रेत के टीले, कीकर, खेजड़ी, बबूल, ताड़ के पेड़ और कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, जबकि जो पर्वत हैं ऊंचे पर्वतों पर हमें चट्टानी संरचना मिलती है और यहाँ मुख्य रूप से चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, चिनार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। रेगिस्तान में सामान्यतः ऊंट पाए जाते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ और याक जैसे जंतु पाए जाते हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्रों, रेगिस्तानों, मैदानों, समुद्र तटों आदि का अपना अलग अलग पर्यावरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया गया है। ये एक पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें दो घटक होते हैं। पहला है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक, यानी कि सजीव और निर्जीव। हम देखते हैं पहले अजैविक घटक अर्थात निर्जीव के बारे में। तो अजैविक घटकों में जलवायवीय अवस्था तथा भौतिक कारकों में शामिल होते हैं वायु, जल, मृदा, पीएच, साथ में तापमान, आर्द्रता, सौर ऊर्जा, तीव्रता तथा अवधि आदि। जबकि इसी अजैविक घटक का एक और प्रकार है अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें शामिल होते हैं जल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसके साथ साथ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अजैविक घटकों में ही कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जिसमें आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा आदि। जबकि जो जैविक घटक है यानी कि जीवित घटक, उनके भी दो प्रकार हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता। तो उत्पादकों में स्वपोषी अर्थात हरे पौधे आते हैं, जबकि जो उपभोक्ता है उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। और इनमें इनके कई उपभाग हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा शाकभक्षी यानी कि शाकाहारी, इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और इधर जो है दूसरा आता है मांसाहारी, जिन्हें हम बृहद उपभोक्ता कहते हैं। और तीसरा आ जाता है अपघटक, जिसमें सूक्ष्म उपभोक्ता या मृतोपजीवी शामिल होते हैं। फिर हम देखते हैं जो मांसाहारी है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं मांसाहारी। एक तो होते हैं प्राथमिक मांसाहारी, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उन्हें प्राथमिक मांसाहारी कहा जाता है। जबकि जो द्वितीयक मांसाहारी होते हैं उसमें तृतीयक उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। आगे हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण में ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट था वो था उसमें वन अधिकार अधिनियम 2007। तो हम इसको देख लेते हैं वन अधिकार अधिनियम 2007 को। इसमें बताया गया है कि जो लोग कम से कम 25 वर्षों से वनों में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर और यहाँ उगने वाली जंतुओं पर अधिकार होता है। उन्हें जंगल से नहीं हटाया जाना चाहिए। वनों की रक्षा का कार्य उनकी ग्राम सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। और ये सारी जो व्यवस्था की गई है ये वन अधिकार अधिनियम 2007 के तहत की गई है। फिर हम देखते हैं वन्यजीव संरक्षण। जो वन्यजीव संरक्षण है यानी कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व, इसके बारे में देखते हैं। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्यजीवों के संरक्षण के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित रहता है। यहाँ किसी भी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। इनकी सीमाएं तय होती हैं और परिभाषित होती हैं। यहाँ पे जो वनस्पति है यानी कि यहाँ वनस्पति, जीव या ऐतिहासिक महत्व की कोई अन्य वस्तु संरक्षित रहती है। यह आमतौर पर जनता के लिए खुला नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान राज्य या केंद्र की विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वो किस राज्य में है। स्थापना वर्ष आप ना भी याद रखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसका जो है ईयर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पहला जो है अपने यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट मतलब राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। वर्तमान में अभी इसका नाम चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। आगे है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1977 में इसको गठित किया गया। फिर आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जबकि जो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है वो चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर आगे जो है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान रामनाथपुरम में है। और ये रामनाथपुरम कहाँ है? तो तमिलनाडु का जो साउथ वाला एरिया है, जहाँ से जहाँ से हम लोग समुद्र को पार करके जाते हैं श्रीलंका में, वहाँ पे। और आगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी में है।
मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी में है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। फिर हम कुछ दुर्लभ प्रजाति और उनके संबंध में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षित जीव, जो हमारा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किस जीवों का संरक्षण किया गया है, तो उसमें हंगुल कस्तूरी मृग का संरक्षण किया गया है। और ये दाची ग्राम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में आता है। आगे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया हुआ है। यहाँ पे हाथी, बाघ, तेंदुआ और हिरण को संरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो दुधवा है यहाँ पे हाथी और बाघ का संरक्षण किया गया है। जबकि जो मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे बाघ और बारहसिंगा का। बांदीपुर कर्नाटक में बाघ और बारहसिंगा। पेरियार केरल में हाथी। केवलादेव भरतपुर राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जल पक्षियों का संरक्षण किया गया है। डेजर्ट पार्क जो है राजस्थान में डेजर्ट उल्फ और फॉक्स को यहाँ पे संरक्षित किया गया है। गिर गुजरात में शेर, तेंदुआ और चीतल को संरक्षित किया गया है। काजीरंगा जो है असम वन एक सींग वाला जो गैंडा होता है, वन हॉर्न राइनो, उसको यहाँ पे संरक्षित किया गया है। साथ में जो जंगली भैंसा है उसको भी यहाँ संरक्षित किया गया है। आगे हम देखते हैं मानस जो कि असम में है। यहाँ पे हाथी, गैंडा और जंगली भैंसे को संरक्षित किया गया है। जबकि जो नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ बाघ, गौर, जंगली भैंसे को संरक्षित किया गया है। सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षित किया गया है। आगे हम देखते हैं कि गांधी जी के जो 150वां मतलब कि 150वां उनका बर्थ एनिवर्सरी था, उस दिन पर भारत में स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया गया था। और यह हमें यह एहसास करने में मदद करने के लिए स्टार्ट किया गया है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारी है। आगे हमें माइग्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई है। जैसे कि माइग्रेशन क्या है, तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जिस स्थान से वे जाते हैं उसे उद्गम स्थान और जिस स्थान पर वे जाते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। जो प्रवास है वो अस्थाई या अस्थाई या मौसमी कुछ भी हो सकता है। यह ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में हो सकता है और नगर से नगर में भी हो सकता है और नगर से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवास कर सकते हैं। फिर हम देखें विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। मानव जनसंख्या के संदर्भ में विस्थापन का अर्थ है बड़ी संख्या में लोगों का अपने घरों से विस्थापित हो जाना। यह गैर मानवीय गतिविधियों और मानवीय गतिविधियों दोनों के कारण हो सकता है। तो जैसे कि मानवीय गतिविधियों में सपोज दैट किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे हमेशा ही कि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो, जैसे यूक्रेन और रसिया का वार हो रहा है, तो हो सकता है कि यूक्रेन से लोग कहीं और जाना चाहें, तो जो लोग वहाँ से निकल के बाहर जाएंगे हम उन्हें कहेंगे कि ये लोग विस्थापन कर रहे हैं। और जैसे गैर मानवीय गतिविधियों में आ जाएगा, बार बार सूखा पड़ रहा है, बूढ़ा आ जा रहा है, कोई महामारी आ गई है, इन सारी चीज़ों से जो विस्थापन होता है वो गैर मानवीय या प्राकृतिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, ये इसको बता ही दिए हैं। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आप्रवासन। ये जो आप्रवासन है जिसको इमिग्रेशन कहते हैं, इसमें क्या आता है, तो आप्रवासन एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या है जो निश्चित समय अवधि के दौरान किसी और जगह पर रहने के लिए आए हैं। फिर आगे हम देखते हैं बाह्य प्रवासन यानी कि आउट माइग्रेशन। और आउट माइग्रेशन इस तरह के प्रवास में लोग किसी देश में ही उसके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहने के लिए चले जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से लोग चले जाएं मुंबई में रहने के लिए या सूरत में रहने के लिए, लोग जाते भी हैं, हालांकि कमाने के लिए ज़्यादा जाते हैं। फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो एनवायरनमेंट से संबंधित है। जैसे कि विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस। आगे हम देखते हैं विश्व जल एवं स्वच्छता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व संसाधन दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। जो विश्व वायुमंडल दिवस है वो 10 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, और ये जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। वन्य जीव सप्ताह जो मनाते हैं 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व वन्य जीव दिवस 6 अक्टूबर। विश्व पक्षी दिवस 12 नवंबर। साथ में विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है।
आगे हम रेड डाटा बुक के बारे में जान लेते हैं। ये जो रेड डाटा बुक है यह जंतुओं, पादपों और कवक की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संकलन के लिए बनाई गई एक पुस्तक है। रेड डाटा बुक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की आदतों और आवासों पर अवलोकन संबंधी अध्ययन और निगरानी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध कराती है। फिर आगे देखते हैं, यह जो पुस्तक है वो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की पहचान करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाई गई है। रेड डाटा जो बुक है उसका रख रखाव इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा किया जाता है। 1964 में स्थापित यह हर प्रजाति का पूरा रिकॉर्ड बनाए रखने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। जो आज अस्तित्व में है या पहले अस्तित्व में थी उन्हीं के बारे में, कोई ऐसी प्रजाति जो पहले अस्तित्व में थी आज उनकी उपस्थिति नहीं देखने को मिलती है तो उनके रिकॉर्ड को ये बनाए रखने का काम करती है। यह प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम आने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हम देखते हैं रेड डाटा बुक जो है वो प्रजातियों को मुख्य रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय और असुरक्षित नामक 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। भारत के मामले में इस पुस्तक में ब्लैक बग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गैंडा और हिमालयन कस्तूरी मृग आदि के नाम सम्मिलित हैं और भी बहुत सारी हैं। इवन ये तो करंट अफेयर का मामला हो जाता है। करंट अफेयर में ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐड होते रहते हैं, कुछ निकलते रहते हैं, तो उन्हें उधर देखिएगा। कुछ उपयोगी जानवरों के बारे में देख लेते हैं कि हम उनका उपयोग किस किस तरह से करते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और याक, ऊंट, इनके बारे में बता रहे हैं कि हम इन्हें दूध के लिए, परिवहन के लिए, गाय और भैंस के गोबर का उपयोग जैविक खाद बनाने के लिए और सुखाने के बाद ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए करते हैं। जबकि जो गाय है उसके मूत्र का उपयोग आयुर्वेद औषधि के रूप में भी किया जाता है। गाय को छोड़कर इन जंतुओं के चमड़े का उपयोग जूता, बैग आदि कई सामान बनाने में भी किया जाता है। फिर हम देखते हैं बकरी, मुर्गी, सूअर और मछली का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इन जंतुओं का उपयोग हम मांस या अंडे के लिए करते हैं। आगे हम देखते हैं भेड़ और याक, इनका उपयोग हम दूध, ऊन, मांस आदि के लिए करते हैं। जबकि जो मधुमक्खियां हैं इनका उपयोग शहद और मोम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे जो गाय, बैल तथा भैंस के नर यानी कि गाय का सांड और भैंसा, इनके बारे में बता रहे हैं, तो इन्हें हम खेतों की जुताई करने के लिए, माल ढुलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है और स्वामी भक्त होता है। आगे गधा, खच्चर और हाथी, इनका उपयोग भार ढोने के लिए किया जाता है। जबकि जो रेशम के कीड़े हैं इनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। जो केचुआ है इनका उपयोग जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है और इनको मतलब केचुओं को भी खेत में छोड़ देते हैं तो उससे भी मिट्टी उपजाऊ बनती है। जो सांप होते हैं इनका उपयोग हम मिट्टी को मतलब ये सांप बिल बना करके मिट्टी को ढीला करते हैं तथा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। जो तितलियां और जुगनू हैं ये परागण में मदद करते हैं, सुंदर दिखते हैं और वातावरण को जीवंत बनाए रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे कि लार्वा, ये जो लार्वा होते हैं ये महीन धागे जैसे रंग की संरचना है। ये जो उन अंडों से निकलते हैं, जो उन अंडों से निकलती है जिन्हें मच्छर पानी में देते हैं। यानी कि जो लार्वा है ये महीन धागे जैसे भूरे रंग की संरचना है और मतलब उन अंडों से निकलती हैं जिनको मच्छर पानी में देते हैं। जो मच्छर पानी में अंडे दे देते हैं उन्हीं से लार्वा हम प्राप्त करते हैं। जो शैवाल है ये क्या है, तो शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो वर्षा ऋतु में बहुत अधिक विकसित होता है। कुछ जानवर में हम कानों की उपस्थिति देख सकते हैं जबकि कुछ में नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु किसी भी पक्षी के कान हम नहीं देख सकते हैं। पक्षी के सिर के दोनों ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आमतौर पर पंखों से ढके होते हैं। ये छिद्र ही पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। गौर से देखने पर हमें छिपकली के सिर पर छोटे छोटे छेद नजर आएंगे। ये छिद्र ही इनके कान होते हैं। मगरमच्छ के भी ऐसे ही कान होते हैं लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते। जानवरों पर देखे जाने वाले विभिन्न प्रतिरूप वास्तव में उनकी त्वचा पर उपस्थित बालों के कारण उत्पन्न होते हैं। जिन जानवरों के कान आप देख सकते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ये जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं तथा उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते, ऐसे जंतु अंडे देते हैं यानी कि वो अंडज होते हैं। फिर हाथी के बारे में बताया गया है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है।
हाथी ज़्यादा आराम पसंद नहीं करते हैं, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है क्योंकि कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। इनके बड़े कान किसी पंखे की तरह काम करते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए ही इन्हें फड़फड़ाते हैं। मुसीबत में हाथी एक दूसरे की मदद करते हैं तथा वे अपने बच्चों की देखभाल और बचाव के लिए एकजुट हो जाते हैं। हाथी का जो झुंड होता है उसमें मुख्य रूप से मादा और बच्चे हाथी होते हैं। सबसे बुजुर्ग जो माता होती है, मतलब मादा झुंड की नेता होती है। सबसे मतलब जो बुजुर्ग मादा हाथी होती है वही झुंड का नेतृत्व करती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे हो सकते हैं। नर हाथी 14-15 साल की उम्र तक झुंड में रहते हैं। उसके बाद वे झुंड को छोड़कर अकेले ही भ्रमण करते हैं। हाथियों की तरह कुछ अन्य जानवर भी समूह में रहते हैं। इन पशु समूहों को झुंड कहा जाता है। झुंड में रहने वाले जानवर आमतौर पर भोजन की तलाश में एक साथ घूमा करते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के ही हैं। ये बात अलग है कि मैंने इसको किसी बुक से लिया हुआ है, लेकिन ये सब के सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उन्होंने एनसीईआरटी से निकाल करके अपनी पुस्तक बनाई है, मैंने उसी का पीडीएफ बना लिया है। चलिए देखते हैं। एक बरगद के पेड़ पर वे संरचना जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखती हैं, वह वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं। ये शाखाओं से नीचे की ओर तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक वे जमीन तक नहीं पहुंच जाती। ये जड़ें स्तंभ के समान पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे भी होती हैं जैसे कि अन्य पेड़ों की होती हैं। डेजर्ट ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत लंबा पेड़ होता है। इस पेड़ में पत्ते बहुत कम होते हैं। इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और गहरी भी होती हैं। ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में अधिक गहराई तक पहुंच जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। इस पेड़ की जानकारी स्थानीय लोगों को पहले से ही थी। जब कभी रेगिस्तान में पानी नहीं होता था तो वे वहाँ के स्थानीय लोग इस पेड़ से पानी को पीने के लिए पेड़ के तने में एक पतला पाइप डालते थे और उससे फिर पानी निकाल लेते थे। जड़ शब्द देख लेते हैं। जड़ शब्द किसी भी खाद्य भूमिगत पादपों की संरचना को संदर्भित करता है, लेकिन कई जड़ फसलें वास्तव में तना होती हैं। जैसे आलू एक कंद है। पूछा जा सकता है कि आलू जड़ का उदाहरण है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि आलू एक तने का उदाहरण है। तथा अन्य खाद्य जड़ों में कशावा, अदरक, अरबी, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, रुतबागा, सलजम, पार्सनिप, मूली, रतालू और सहजन आदि शामिल हैं। आगे हम देखते हैं कौन सा पादप कहाँ से आया, मतलब कि उसका ओरिजिन कहाँ था। हम लोगों के यहाँ वो बाद में किसी न किसी व्यापारी के द्वारा लाया गया है। चलिए देखते हैं। जो मतलब टमाटर, आलू और हरी मिर्च है, ये दक्षिण अफ्रीका का था, लेकिन हमारे देश में आजकल ये बहुत तेज़ी से उगाया जा रहा है। टमाटर, आलू इवन आलू तो सब्जियों का राजा हो गया है, और हरी मिर्च के बिना तो खाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। टमाटर का भी अपना ही एक अलग ही आनंद है। और जो पत्ता गोभी और मटर, आलू मटर, आहा भाई पूछिए मत, कुछ लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है। पत्ता गोभी और मटर ये कहाँ से आए हैं? ये यूरोप से आए हैं। जबकि जो कॉफ़ी है, हरी भिंडी, ये कहाँ का है? ये अफ्रीका का है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जो भारत देश का है भैया, भारत देश का तो आम है, संतरा है, केला है, मेथी है, पालक है, बैगन है और मूली है। चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं की कुछ मतलब सुपर सेंसेस ऑफ एनिमल्स की इसमें स्पेलिंग गलत लिखी है, आप उसको देख लीजिएगा। अब जैसे ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। चींटियों के बारे में बताया गया है। चींटियाँ जैसे ही चलती हैं वे ज़मीन पर गंध छोड़ देती हैं, फिर अन्य चींटियाँ रास्ता खोजने के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं। कुछ नर कीट अपनी मादाओं को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं, जैसे वे हमें हमारे पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से भी ढूंढ लेते हैं। जो रेशम का कीड़ा है वह अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ लेता है। और ये सारी चीज़ें ना एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, और ऐसे ही स्टेटमेंट बना के पूछा भी जाता है। ऐसा मत सोचिएगा केवल एनसीईआरटी में ही लिखा है, ऐसे पूछा भी जाता है। चलिए देखते हैं। अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं। ये अपनी नज़र को एक बार में दो अलग अलग लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। जब वे सीधे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित हो जाती हैं।
पक्षी अपनी गर्दन को बहुत मतलब कि बार बार हिलाते रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती हैं, इसलिए पक्षियों को देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। जब कोई पक्षी दोनों आँखों को किसी वस्तु पर केंद्रित करता है तभी वह उस वस्तु की दूरी का अनुमान लगा पाता है। जब इनकी आंखें दो अलग अलग वस्तुओं पर केंद्रित करती हैं तो इनकी दृष्टि की सीमा बढ़ जाती है। कुछ पक्षी जैसे चील, बाज, गिद्ध आदि हमारी दृश्य सीमा से 4 गुने से भी अधिक दूर तक देख सकते हैं, अर्थात ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो हम 2 मीटर की दूरी पर होने पर ही देख पाते हैं। जंतु उतने रंगों को नहीं देख पाते जितने रंगों को हम देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जंतु दिन में जागते हैं वे कुछ रंग देख पाते हैं, जो जंतु रात में जागते हैं वे केवल काला और सफ़ेद रंग की वस्तुओं को ही देख पाते हैं। आगे यहाँ हम देखते हैं चूहों की जो दृष्टि होती है चूहों की दृष्टि कमज़ोर होती है, लेकिन उनमें गंध, स्पर्श और स्वाद की उत्कृष्ट समझ होती है। जो मछलियाँ हैं वह विद्युत संकेतों के द्वारा अलार्म कॉल देती हैं। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग ध्वनियाँ निकालती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जंतुओं की अपनी एक खास भाषा भी होती है। फिर हमें स्लॉथ के बारे में बताया गया है। जो स्लॉथ है ये किसी भालू की तरह दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे तक एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोता रहता है। यह उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर यह रहता है। इस प्रकार इसे शायद ही किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। जब यह उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह उस पेड़ को छोड़ करके चला जाता है। इसका जो जीवन काल होता है ये लगभग 40 साल तक होता है, और उस समय तक ये केवल इतना आलसी होता है कि केवल 8 पेड़ के आसपास ही घूमता रहता है। सप्ताह में सिर्फ एक बार यह अपने आप को आराम देने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, बस। फिर हमें बाघ के बारे में बताया जा रहा है, अबाउट द टाइगर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं। यह हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकती हैं। ये मूंछें ही बाघ को अंधेरे में चलने और उसका शिकार खोजने में मदद करती हैं। फिर हम देखते हैं जो बाघ की सुनने की क्षमता है इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जंतु के हिलने डुलने की आवाज़ में आसानी से फ़र्क कर सकता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे बाघ को चारों ओर से आने वाली आवाज़ों को समझने में मदद मिलती है। बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कि गुस्सा होने पर या बाघिन को पुकारने आदि के लिए यह गरज भी सकता है और खर्राटे भी ले सकता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। भैया हल्के मत लेना इनको। चलिए आगे देखते हैं कालबेलिया। ये जो कालबेलिया है ऐसे लोग होते हैं जो बीन बजा करके सांप नृत्य करते हैं। कालबेलिया नृत्य में सांप के नृत्य के समान ही गति होती है। हमारे देश में जितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं उनमें से केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं, और ये जो जहरीले सांप हैं इसमें आता है कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर यानी कि दुबोइया और सा स्केल्ड वाइपर यानी कि अफाई। एक सांप में 2 खोखले दांत नुकीले होते हैं। जब यह काटता है तो जहर इनके दांत के दंश से होते हुए व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। आजकल सांपों को काटने की दवा भी बनाई जा चुकी है। यह दवा सांप के जहर से ही बनती है और सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। इसको सीरम कहा जाता है वैसे। फिर पक्षी के बारे में कुछ और आगे पीछे बताया गया है, देखते हैं। जो पक्षी हैं वो अलग अलग तरीके से उड़ते और चलते हैं। इनकी गर्दन की हरकतें भी अलग अलग होती हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंग, आकार और आकृति के होते हैं। इनके पंख इन्हें उड़ने में मदद करते हैं और इन्हें गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख त्याग देते हैं और इनके स्थान पर नए पंख उग आते हैं। कोयल मधुर गीत गाती है। यह ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता, कौवे के घोंसले में अंडा देता है।
कौवा उन्हें अपने अंडे के साथ ही पालता है। कौवा अपना घोंसला एक पेड़ पर बहुत ऊंचे बनाता है। सबसे मतलब पेड़ पे सबसे जो ऊंचा घोंसला आपको दिखेगा ना, बिना कुछ सोचे समझे मान लीजिएगा कि वो कौवा का ही है। कबूतर जो है वो कैक्टस के पादप यानी पेड़ या मेहंदी के कांटों के बीच, मेहंदी की मेड़ अगर लिखा रहेगा तो ये भी सही होगा, अपना घोंसला बनाता है। फिर भारतीय रॉबिन जो है उसका घोंसला घास का बना होता है। इसके शीर्ष पर कोमल टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई होती है। इस प्रकार रॉबिन अपना घोंसला बनाता है। रॉबिन कौवे की तरह नहीं होते हैं। कौवों का जो घोंसला है वो सभी प्रकार की चीज़ों से बना होता है, यहाँ तक कि तार और लकड़ी के टुकड़े भी कौवे के घोंसलों में मिल जाएगा। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे कि किसी अलमारी के ऊपर या किसी दर्पण के पीछे या किसी भी किनारे पर आप देख लेंगे उनका घोंसला। इवन जो खिड़की वगैरह होती है घरों में, वहाँ भी वो लोग अपना घोंसला बना लेते हैं। मतलब जो कबूतर है वो भी इसी तरह अपना घोंसला बनाते हैं। अक्सर ये पुरानी या सुनसान इमारतों में घोंसला बनाते हैं। बारबेट या कॉपर स्मिथ पक्षी को गर्मियों में उसके टुक टुक ध्वनि के साथ सुना जा सकता है। यह अपने घोंसले को पेड़ के तने में एक छेद करके बनाती हैं। फिर हम देखते हैं टेलर बर्ड के बारे में। जो टेलर बर्ड जिसे जो है ना वो दर्जन पक्षी भी कहा जाता है। ये एक झाड़ी पर दो पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए अपनी तीक्ष्ण चोंच का उपयोग करते हैं और यह अपने द्वारा बनाई गई पत्ती की बीच में अपने अंडे देते हैं। यह ही इनका घोंसला होता है, या यहाँ पर यहीं पर आसपास में अपना इनका घोंसला भी होता है। इसी तरह से होता है, वो मतलब पत्तियों को आपस में सिल करके अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं सन बर्ड के बारे में। सन बर्ड एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका रहता है। जो सन बर्ड है इसके घोंसले में बाल, घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े और यहाँ तक कि मकड़ी के जाले आदि मिल जाएंगे। फिर आपको एक नर वीवर जो है, मतलब ये भी एक पक्षी है, तो जो नर वीवर होता है वो खूबसूरत घोंसला बनाता है। इसकी मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसी को चुनती है अंडे देने के लिए। फिर हम आगे देखते हैं, कुछ और पक्षियों के बारे में बताया गया है। कुछ पक्षी जैसे पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टिंट ये हर साल सर्दियों के मौसम में हमारे देश में प्रवास करने के लिए आते हैं। सभी पक्षियों में आर्कटिक टर्न की प्रवास यात्रा सबसे लंबी होती है। अपने आर्कटिक प्रजनन के मैदान से अंटार्कटिका तक उड़ता है और हर साल कम से कम 19,000 किलोमीटर यानी कि 12,000 मील की दूरी पर वापस लौटता है, जिससे इसे हर साल 2 ग्रीष्मकाल मिल जाते हैं। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में। इसकी जो स्थापना है 1961 में की गई थी, 1961 में, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह वनों के संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करता है। इसे मतलब पहले विश्व वन्यजीव कोष का नाम दिया गया था, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी आधिकारिक नाम बना हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के मतलब कि ग्लैंड में है। आगे ओक वृक्ष के बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया में एक मतलब पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी जो ऊंचाई है वो तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग 3 गुनी होती है और पत्तियां इसमें बहुत ही कम होती है। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। अभी मैंने पीछे बताया था जो ना, वही है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि दोनों हाथों और पैरों में 118 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या 206 होती है। बचपन में हड्डियों की टोटल संख्या 300 या उससे ज़्यादा मतलब अधिक होती है। जो सिर की हड्डियां हैं वो टोटल 29 होती हैं। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है फीमर और ये जांघों में पाई जाती है। जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपीज और ये कान के भीतर होती है। मांसपेशियों और हड्डियां, जो मांसपेशियां हैं और हड्डियां ये आपस में कंडरा के द्वारा जुड़ी होती हैं। वह पेशी जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है उसे लिगामेंट कहते हैं। मानव शरीर के स्नायु बंधन पीले रेशे से बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
प्रति मिनट धड़कनों की संख्या को पल्स रेट कहा जाता है। आराम करने वाली व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर 72 से 80 बीट प्रति मिनट के बीच होती है। फिर कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि जो दांतों का पहला सेट है वो शैशवावस्था के दौरान बढ़ता है और 6 से 8 साल की उम्र में वे गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्हें दूध का दांत कहा जाता है। उसके बाद फिर दूसरे सेट के दांत आते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं और ये जीवन भर बने रहते हैं, बशर्ते उसमें कांड़ा वगैरह ना लग जाए तो। और बुढ़ापे के दौरान या किसी दंत रोग के कारण ये भी निपट जाते हैं। फिर बिना दांत के रहो। अगर हम खाने के बाद अपने दांत और मुंह को साफ नहीं करते हैं तो कई हानिकारक बैक्टीरिया और उसमें रहने और बढ़ने लगते हैं और एसिड छोड़ते हैं। एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसे दांतों की सड़न कहते हैं। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता तो गंभीर दांत दर्द का कारण बनता है और चरम मामलों में दांतों का नुकसान होता है। चॉकलेट, मिठाई, शीतल पेय और अन्य चीनी उत्पाद जो हैं वो दांतों के सड़न के लिए प्रमुख रूप से बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। चॉकलेट मत खाया करो आज से। ये बात अलग है कि सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। बार बार पानी जैसा मल पास करने की ज़रूरत को डायरिया कहा जाता है। यह जो संक्रमण है ये फूड पॉइजनिंग या अपच के कारण हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसमें बचाव क्या किया जाता है। रोगी को खूब उबाला हुआ ठंडा पानी दें, चुटकी भर नमक और चीनी मिलाकर पिलाना चाहिए। इसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस ORS कहा जाता है। आप मुझे बता सकते हैं ORS जो है उसके खोजकर्ता कौन है? भारी व्यायाम के बाद होने वाली मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है मांसपेशियों की कोशिकाओं द्वारा अवायवीय श्वसन के कारण होती है। ग्लूकोज का आंशिक विघटन लैक्टिक एसिड पैदा करता है। लैक्टिक एसिड के जमा होने से मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। गर्म पानी से स्नान या मालिश करने से ऐंठन में राहत मिलती है। गर्म पानी से नहाने या मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। नतीजतन मांसपेशियों की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि से लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में पूरी तरह से टूट जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। सर्दियों में त्वचा को रूखा होने से बचाने के लिए दादी माँ अक्सर नींबू के रस और दूध के घोल का इस्तेमाल करती हैं। नींबू का रस और दूध ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे घरों में आसानी से मिल जाते हैं। नींबू है उसमें जो रस होता है उसमें विटामिन C होता है जो एक प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा के लिए अच्छे माने जाते हैं। यह शुष्क त्वचा को हटाने में भी मदद करता है। जबकि जो दूध है उसमें विटामिन A, D, E और K तथा प्रोटीन होते हैं। यह त्वचा के लिए जलयोजी कारक यानी हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है तथा मॉइस्चराइजर के रूप में भी उपयोगी है। फिर हम इससे जो चैप्टर फर्स्ट था या थीम फर्स्ट थी परिवार, उससे जो 1-2 क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन करा दे रही हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। जबकि दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक वयस्क की आय भिन्न जमा की जाती हो। और तीसरा ऑप्शन है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। और तीसरा है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। फिर इसमें आपको बताना है कि कौन सा परिवार की व्यवस्था नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप बताइए। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। और ये जो ये बी है ना, ये नहीं होगा क्योंकि जब सारे सदस्यों की आय भिन्न भिन्न जमा हो रही है तो परिवार की जो संरचना है उसमें ये फिट बैठ ही नहीं रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। अच्छा, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, हमको तो पता ही नहीं था। तीसरा ऑप्शन है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। अच्छा, और चौथा देख लेते हैं दहेज तथा बाल श्रम जो है वो शहरों में सामान्य बात है। तो हमको बताना क्या है, कौन सा कथन सही है। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि यही सही हो जाएगा, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बता रहे हैं कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है।
4 ऑप्शन है। 1950 के बाद बना परिवार, वहाँ परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। सी है संपूर्ण परिवार जिनमें 2 बच्चे या जिनमें बच्चे उनके माता पिता दादा दादी हों। केवल पति पत्नी, तो भाई केवल पति पत्नी से कोई परिवार बनता नहीं है। और संपूर्ण परिवार जिनमें बच्चे उनके माता पिता दादा दादी, ये हो जाएंगे संयुक्त परिवार। और 1950 के बाद बना परिवार, ये तो एकदम बेतुकी बात है, जबकि ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। फिर आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, तो आप लोग इसको गलत मत करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीवों के बारे में बताती है। नदियों में प्रदूषण नहीं बताता, भूगर्भ जल स्तर से भी इसका कोई लेन देन नहीं है, और वायु प्रदूषण से भी इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर चलिए जो सेकंड थीम है हमारी फूड यानी भोजन, इसके बारे में देखते हैं। तो एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी हुई हैं, वहीं से लिया गया है कि कई फूलों को सब्जियों के रूप में पकाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोगों को कचनार के फूलों से बनी सब्जी खाने में बहुत मज़ा आता है। केरल के लोग केले के फूल से बनाई हुई सब्जी खाते हैं। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों से बने हुए पकौड़े पसंद करते हैं। गेंदा, जेनिया आदि जैसे कई फूलों से रंग बनाए जाते हैं, और इन रंगों का जो उपयोग है वो कपड़ों को रंगने में किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, एक गुरुद्वारे में एक साथ खाना बनाने और खाने को लंगर कहा जाता है। हमारा अधिकांश जो भोजन है वो चावल, गेहूं, जौ, जई, मक्का, बाजरा, कप्पा और रागी आदि अनाजों से बनता है। किसी स्थान पर आसानी से उगने के आधार पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें बोई और खाई जाती हैं। हम न केवल अलग अलग चीज़ें खाते हैं बल्कि एक ही चीज़ का इस्तेमाल कई तरह से खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाए जाते हैं। लोगों की पसंद नापसंद भी अलग अलग होती है। भारत में चाय, आम, संतरा, मूली, मेथी, पालक आदि कई फसलें बहुत पहले से ही उगाई जाती थी। यहाँ आमतौर पर केले उगाए जाते थे। टमाटर, आलू, मिर्च, कॉफ़ी आदि फसलें दूसरे देशों से भारत पहुँची हैं। हम टमाटर के बिना एक स्वादिष्ट सब्जी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और आलू का इस्तेमाल ज़्यादातर व्यंजनों में किया जाता है। आलू और टमाटर के बिना तो स्वादिष्ट व्यंजन संभव ही नहीं है, जबकि हम लोगों ने इसे विदेश से लिया है। जो लोग कहते हैं मुसलमान विदेशी हैं, उनको सबसे पहले तो आलू और टमाटर खाना छोड़ देना चाहिए, मिर्च भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब भी तो विदेशी ही हैं। ठीक है, जोक है। आगे देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ फूड यानी कि भोजन की विविधता। तो इसमें बता रहे हैं कि हांगकांग में लोग सांप खाते हैं। कश्मीर के लोग जो हैं वो सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। और आगे बता रहे हैं कि गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं। केरल में लोग जो कोकोनट है उससे बना किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। टैपियोका को कसावा या यूका भी कहा जाता है। कसावा को मलयालम में कप्पा या माराचेनी भी कहा जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि बहुत साल पहले एक समय था, यानी कि बहुत साल पहले की बात है, एक समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं होते थे। धीरे धीरे उन्हें खाना एकत्र करना यानी जमा करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। बहुत प्रयास और सोच के बाद लोगों ने बर्तन बनाना सीख लिया। प्रारंभ में बर्तन जो हैं वो पत्थर और मिट्टी के बनते थे। लोगों ने अपने हाथों से पत्थरों को खोदकर और खुरचकर पत्थरों के घड़े बनाए। उन्होंने मिट्टी को गूंथकर अपने हाथों से आकार देकर मिट्टी के बर्तन बनाए। लोगों ने यह भी पाया कि मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाने से उन्हें मजबूत भी बनाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं केरल में जो घर हैं उनके पिछले आंगन में मसालों के बगीचे होते हैं। इन बगीचों में तेजपत्ता, छोटी बड़ी इलायची और काली मिर्च आदि के पौधे उगाए जाते हैं। स्पाइसेस के बारे में दिया हुआ है, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ, मेथी और लौंग आदि जो हैं ये स्पाइसेस यानी मसालों के भीतर आते हैं। गरम मसाला जिसे हम लोग कहते हैं उसमें कौन कौन आ जाता है, तो कई मसाले जैसे इलायची, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि के मिश्रण पाउडर को गरम मसाला कहा जाता है, हॉट मसाला। चलिए देखते हैं कुछ अन्य बातें, जैसे कुछ संक्रामक रोग और जो उनसे होते हैं उन्हीं के बारे में आपको बताना है। तो कुछ संक्रामक रोग छोटे जंतुओं जैसे मक्खी, मच्छर आदि से फैलते हैं। कुछ रोग जीवाणु और विषाणु से भी फैलते हैं।
कोई भी व्यक्ति जीवाणु या विषाणु को देख नहीं सकता है, हम उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ज्ञात हो कि सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जो हमें किसी वस्तु को बड़ा करके देखने में मदद करता है। चलिए देखते हैं संक्रामक रोग में कौन आते हैं, यानी कि संक्रामक रोग जो एक दूसरे को छूने, छींकने या इस तरह से फैल जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। और गैर संक्रामक रोग जो किसी बैक्टीरिया वगैरह से हो या फिर मतलब कम से कम वो छूने, एक दूसरे को छूने से संचरित ना होते हैं, वो गैर संक्रामक रोग हैं। तो चलिए देखते हैं पहले संक्रामक रोगों में कौन कौन आ रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा टीबी यानी कि यक्ष्मा, टिटनेस, पोलियो, डायरिया, हैजा, यौन रोग, HIV, एड्स, संक्रामक फोड़े, घाव, जुकाम, फ्लू, खसरा, चेचक, खुजली, एक्जिमा, जलन, मलेरिया, डेंगू, फिर ये एलिफेंटिएसिस, अतिसार, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, कंठमाला रोग आदि। भाई इस पेचिस में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर इसमें दिया हुआ है पेचिस क्या संचारी रोग है, आप लोग इसको चेक करिएगा, मुझे तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए देखते हैं गैर संक्रामक रोगों में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है गाउट, गठिया, दिल का दौरा, स्ट्रोक, मिर्गी, कैंसर, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा। ये जो कैंसर है ना, ये भले गैर संक्रामक है लेकिन आनुवांशिक रोग है, माता पिता से जो है बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। जो दमा है, एलर्जी, दमा, पेट का अल्सर, रक्ताल्पता, गंडमाला, धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारियां, खांसी और मधुमेह। जो ये खांसी है ये भले संक्रामक मुझे लग रही है, और ये मधुमेह तो जो है ये मधुमेह ये भी मतलब आनुवांशिक रूप से पेरेंट्स में रहे हो तो बच्चे में हो जाता है, लेकिन ये संक्रामक नहीं है। तो मुझे इन्हीं दोनों में, इसमें और इसमें, आप लोग इसको चेक करके मुझे कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण टीके और उनके आविष्कारक, इम्पॉर्टेंट वैक्सीन और देयर इन्वेंटर्स। तो पहले हम देख लेते हैं टीका कौन सा है, फिर उसके बाद किसके द्वारा विकसित किया गया, किस देश के वो रहने वाले थे और किस वर्ष में विकसित किया गया है। रूबेला वायरस, रूबेला और CRS के द्वारा विकसित किया गया, ये लोग जर्मनी के थे, 1740 में विकसित हुआ। जो चेचक वायरस है, चेचक को एडवर्ड जेनर ने विकसित किया, इंग्लैंड के थे, 1796 में। चेचक कई बार पूछा भी जा चुका है। जो हैजा है वो लुईस पास्चर, फ्रांस, 1880। आगे रेबीज के जो टीके हैं, लुई पास्चर, फ्रांस के, 1885 में। डिप्थीरिया और टिटनेस, जो डिप्थीरिया और टिटनेस है इसके जो टीके की खोज किए थे वो एमिल एडेल्फ वॉन बेहरिंग और सिबा साबुरो किता सातो। फिर ये लोग कहाँ के थे, जर्मनी, जापान और फ्रांस के थे, 1891 में इन्होंने खोजा था। फिर हम देखते हैं आगे टाइफस का जो टीका है उसे खोजने वाले हैं चार्ल्स निकोर, 1909। टीबी का टीका अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुएरिन, फ्रांस के थे, 1922 में खोजे थे। अब मुझे इतिहास से जुड़ी हुई 1922 की कोई घटना बताइए, कमेंट करिएगा। कुछ लोगों का कहना था कि कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया करिए, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। पोलियो वैक्सीन जोन्स ई साल्क ने खोजा, अमेरिका के थे, 1952 में। फिर खसरे का जो टीका है जॉन एन एंडर्स थॉमस पीबल ने खोजा, अमेरिका के थे, 1953 में। आगे मौखिक पोलियो वैक्सीन, जो हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन ले लेके बड़े हुए हैं, उसको किसने खोजा था, अल्बर्ट ब्रूस सेविन ने, अमेरिका के थे, 1955 में खोजे थे। फिर रोटा वायरस जो है इसका टीका खोजने वाले कौन हैं, ग्लैक्सो स्मिथ थकलाइन के द्वारा, रोटारिक्स, इन दोनों ने मिलकर के खोजा था 2009 में। फिर आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण टीके और उनके आविष्कारक के बारे में। आगे हो गया है, रोटा वायरस तक हमने देख लिया था। चलिए लुईस ब्रेल के बारे में देखते हैं। लुईस ब्रेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लुई ब्रेल जो हैं ये फ्रांस के निवासी थे, और एक दिन जब वे 3 साल के थे तो वे अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीला उपकरण उनकी आंखों में लगा और उससे उनकी आंख में चोट लग गई, जिससे उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है। चूँकि उनको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा गहरी रुचि थी, इसीलिए वो हार नहीं मानते हैं और पढ़ने लिखने के लिए अलग अलग तरीके सोचने लगते हैं। अंत में उन्हें एहसास होता है कि छू कर और महसूस करके भी कुछ पढ़ा लिखा जा सकता है। अंत में वो क्या करते हैं कि पढ़ने के इस तरीके के बाद ब्रेल लिपि, मतलब कि ये जो पढ़ने का उन्होंने छू करके और महसूस करके पढ़ने का एक तरीका खोजा, इसको बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार की लिपि में क्या होता है, तो इस प्रकार की लिपि में एक मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाई जाती है। चूँकि ये बिंदु उभरे हुए होते हैं, इसलिए इन पर उंगलियां चलाकर इन्हें पढ़ा जा सकता है। यह जो लिपि है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। फिर हम देखते हैं
ब्रेल लिपि में इन दिनों कई बदलाव हुए हैं। इससे पढ़ने लिखने मतलब कि पढ़ना लिखना पहले से और अधिक आसान हो गया है। अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर की सहायता से भी लिखी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में। मतलब कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें दिया गया है जिससे महिला पुरुष की समानता पे जोर हो। भाई बारीकी की बात है, देखना और समझना पड़ता है, केवल पढ़ने से नहीं होता है। अगर बहुत जगहों पे अगर हर जगह पे स्त्री पुरुष मतलब बच्चों में आपस में तुलना कराई जा रही है तो इसीलिए कराई जाती रहती है ताकि बच्चों के अंदर ये भावना आए कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़के स्ट्रांग हैं, इस तरह की चीज़ें। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है 3rd क्लास की बुक में है। कर्णम मल्लेश्वरी, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक भारोत्तोलक हैं। ये स्टीरियोटाइप अक्सर होता है कि भार और उठाना लड़कियों का काम नहीं है, ये सब लड़के ही कर सकते हैं, तो इसी वजह से इसको यहाँ दिया गया है। और ये जो कहाँ की थी, तो इनका जो निवास स्थान है वो आंध्रा है। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल हैं, या अब तो नहीं रहे होंगे या हो भी, मुझे पता नहीं है भाई। मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र में भारोत्तोलन शुरू कर दिया था। अब वह 130 किलोग्राम वजन उठा सकती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में टोटल 29 पदक जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी भारोत्तोलन का ही काम करती हैं। एक गेम है जिसको स्टापू कहा जाता है, हॉप स्कॉप, उसमें लिखा हुआ है, हम लोग तो इसको गाँव में चिप भी कहते हैं, देख लीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए अब इससे जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम किसी के होटल में जा कर के लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का निवासी है? तो भैया ये जो लिंगहू फेन है कम से कम भारत का होगा नहीं, तो ये हैं हांगकांग के। हांगकांग में जो सांप खाया जाता है उसको लिंगहू फेन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो हमारा इसका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, जबकि डी ऑप्शन है कैल्शियम और विटामिन डी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक जनजाति है, चांगथांग जनजाति या चांगपा, जो भी आप कहें। तो चांगथांग का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग निवास करते हों। यह जगह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। यह स्थान इतना ऊंचा है कि यहाँ पर सामान्य रूप से सांस लेना मुश्किल होता है। जैसे ही आप पहाड़ों पर जाते हैं वायु में ऑक्सीजन का जो स्तर है वो कम हो जाता है और कई बार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जो चांगथांग है ये उत्तर पश्चिमी तिब्बत में एक उच्च ऊंचाई पर स्थित पठार है, वहाँ पे रहते हैं, जो पूर्वी लद्दाख से तिब्बत तक फैला हुआ है। और ये जो चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है, चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमा करते हैं। इन्हीं से उन्हें यह सब मिल जाता है जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है, यानी कि इन्हीं भेड़ और बकरियों से उन्हें उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे दूध, मांस, तंबू के लिए चमड़ा और गर्म कपड़े, कोट और स्वेटर के लिए ऊन आदि। फिर हम देखते हैं भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जिनके पास जितनी भेड़ बकरियां हैं उतना ही ऊंचा उसका पारिवारिक स्तर माना जाता है। चांगपा खास तरह की बकरियों को पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्मीना ऊन भेड़ों के द्वारा बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया वो पश्मीना ऊन जो है वो भेड़ से नहीं बकरी के बालों से बनती है। फिर आगे देखते हैं। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक हों और साथ में मुलायम भी हो सकें। वे इन पहाड़ों पर बहुत कठिन परिस्थितियों में इस ऊंचाई पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ इस जगह उनकी बकरियाँ रह सकती हैं। यही उनका जीवन और आजीविका है। फिर चांगपा जो हैं वो लोग जो तंबू बनाते हैं रहने के लिए, उसे रेबो कहा जाता है। याक के बालों को एक साथ सिले हुए पट्टियाँ बनाने का
मतलब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं और जो इन्हें बर्फीली तेज़ हवाओं से भी बचाते हैं। जो रेबो है उसके निकट ही भेड़ बकरियों के रहने की जगह होती है। जो चांगपा लोग हैं जहाँ भेड़ बकरियों को रखते हैं इसको लेखा कहते हैं। और लेखा की दीवारें जो है वो पत्थरों से बनी होती हैं। प्रत्येक परिवार अपने पशुओं पर एक विशेष छाप लगाता है। प्रतिदिन स्त्रियां और युवतियां इन पशुओं की गिनती करती हैं और जानवरों का लेखा से बाहर ले जाती हैं। फिर आगे हम श्रीनगर के घरों के बारे में देख लेते हैं। श्रीनगर में जो घर है श्रीनगर में बाहर से आए बहुत से पर्यटक हाउस बोट में रहते हैं। जो हाउस बोट है वो 80 फुट तक लंबे होते हैं। बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। हाउस बोट कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद या जिंगसॉ पजल कहते हैं। फिर हम देखते हैं बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी, इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती है और इन खिड़कियों को क्या कहते हैं तो डब कहा जाता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत और भी है कि ये पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिला करके बनते हैं। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब भी बनाए जाते हैं। फिर अबू धाबी के बारे में बताया गया है जो कि यूएई में है, यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी है। और ये बहुत ही रेगिस्तानी इलाका है। कोई शहर से थोड़ी अगर दूर चला जाए तो 2 मीलों तो मीलों मील केवल रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। ना कोई आपको पेड़ मिलेगा ना कोई हरियाली मिलेगा। जो अबू धाबी है इसके ऊपर एक विमान में उड़ान भरते समय आप रेतीली क्षेत्रों को देख सकते हैं। यहाँ जो रेत है उसका रंग बदलता रहता है, कभी सफ़ेद दिखेगा तो कभी भूरा, कभी पीला या कभी कभी लाल या काला भी दिखता है। यहाँ केवल रेत से बने हुए पहाड़ ही देखे जा सकते हैं। रेत के टीले इन्हें कहा जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में लगभग कभी कभी ही बारिश होती है, या ये कह लें कि कभी बारिश ही नहीं होती है। वहाँ पानी वाकई बहुत कीमती है। न बारिश होती है, न नदियाँ हैं, न झीलें हैं, न तालाब। ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है। रेतीली मिट्टी के नीचे बहुत सारा तेल है, इसीलिए इन देशों में पेट्रोल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अबू धाबी में इमारतें कई मंजिला और कांच की बड़ी खिड़कियों वाली होती हैं। चूँकि यहाँ पर मौसम बहुत गर्म होता है इसलिए लोग ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और ख़ुद को पूरी तरह से ढक कर रखते हैं। यहाँ तक कि उनका सिर भी ढका हुआ होता है। यह उन्हें तेज़ धूप से बचा के रखता है। फिर आगे मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बताया गया है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, यही अंडे दिया करती है। इस छत्ते में कुछ नर भी होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं और ये दिन भर काम करती हैं। छत्ता वगैरह यही बनाती हैं। मधुमक्खियों के बच्चे की देखभाल भी करती हैं। रस की तलाश में फूलों के चारों ओर मंडराने का काम भी यही मजदूर मधुमक्खियाँ करती हैं और फूलों के रस से शहद को एकत्रित करना भी इन्हीं का काम होता है। जब एक मधुमक्खी को शहद वाले फूल मिलते हैं तो वह एक विशेष प्रकार उसका भ्रमण करती है, जिससे अन्य मधुमक्खियाँ जान जाती हैं कि वहीं पे असली मालटाल रखा हुआ है। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता संरक्षण होगा और ना ही शहद का संग्रह हो पाएगा। इस प्रकार छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाएंगी। स्मरण रहे जो नर मधुमक्खियाँ हैं नर मधुमक्खियों की श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। वैसे भी वो किसी काम के यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी बालिका के उस उक्त कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया है। फिर हम देखते हैं कि मैडम क्या बोल रही हैं। तो इनका कहना है कि मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ कि वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग में होना चाहिए? तो ये हिमाचल प्रदेश से आई हैं भैया। और ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ऐसे कई शेल्टर्स के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट लगे हैं उसे मैंने पहले बता दिए हैं, जो कुछ थोड़ा ठीक लगे हैं उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है क्वेश्चंस में, तो कुछ भी मिस मत करिएगा। आगे हम देखते हैं कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है।
तो अभी ही मैंने ये सारी बातें बताई। ये कहाँ का है? तो लेह और लद्दाख का है। आगे जो है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का आपको मिलान करना है। जैसे कि पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्थान और घर। स्थान में है मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख। घरों में है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर। तीसरा है हाउस बोट। चौथा है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की छाई हुई होती हैं। और पांचवा दिया हुआ है पत्थर के बने हुए घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें राजस्थान का देखना चाहिए। तो जो राजस्थान का है वो यहाँ की छतें, मतलब कि यहाँ मिट्टी के घर होते हैं, उनकी जो छतें हैं कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। और ये इनकी जो दीवारें होती हैं, दीवारों की, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो राजस्थान का इलाका है वो बहुत रेगिस्तानी है, वहाँ गर्म हवाएं चलती हैं। और जब आप दीवारें जो हैं वो मोटी रखेंगे मिट्टी से बना करके, तो अंदर की जो नमी है वो बाहर नहीं जा पाती है और बाहर की जो गर्मी है वो घरों के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो जो ए ही है मनाली दिया हुआ है, इसको आप मनाली में आ जाएगा हमारा ऑप्शन 2, यानी कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले जो घर है ये मनाली में मिल जाएंगे आपको। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे हुए घर होते हैं। और जो लद्दाख है यहाँ पे भी हमने देखा कि पत्थर के बने घर होते हैं, इनके जो फर्श और छतें हैं ये लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं आगे क्या बातचीत की जा रही है। आगे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, चींटी, दीमक, ततैया और मकड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मकड़ी। जो मकड़ी होता है वो अकेले रहना पसंद करता है, वो ऐसे भेड़ चाल में नहीं रहता है झुंड बना करके। जबकि आपने देखा होगा दीमक भी झुंड में रहते हैं, चींटियाँ भी झुंड में चलती हैं, जब जाती हैं तो लगता है कि बस कहीं लंबी यात्रा पे जा ही रहे हैं। और ततैया तो झुंड में रावई करते हैं छत्ता बना करके। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, या ये कहें कि जो नेक्स्ट थीम है वो है वाटर यानी कि जल। चलिए जल के बारे में देखते हैं। महासागर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सभी प्रकार के जलों में 97% जल लवणीय होता है। लवणीय यानी कि नमक युक्त होता है, यानी कि खारा होता है। केवल 3% जल जो है वो मीठे जल के रूप में पाया जाता है और यह ध्रुवीय बर्फ की पेटी और ग्लेशियर्स में पाया जाता है। इसलिए जल का यह भाग पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर हम बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से जो उपलब्ध 3% भाग है वो मीठे जल का वितरण किस प्रकार से हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये जो 3% है उसी के बारे में ये सारी बातें बता रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। तो इस 3% का लगभग 68.7% भाग मिलेगा आपको ध्रुवीय बर्फ की टोपियों और ग्लेशियर्स में। 30.1% मिलेगा भूमिगत जल में, जबकि 0.9% आपको कहाँ मिलेगा, तो जल के अन्य स्रोत। और सतही जल है 0.3%। सतही जल का जो मतलब कि सतही जल के कुल 0.3% का वितरण भी किस प्रकार है, तो झीलों में है 87%, नदियों में है 2% और दलदल में है 11%। फिर आगे हम देखते हैं एक घड़सीसर, ये राजस्थान की बात है। घड़सीसर, सर का अर्थ होता है सरोवर। जैसलमेर के राजा घड़सी ने इस सरोवर को 650 साल पहले लोगों की सहायता से बनाया था। सरोवर के चारों ओर घाट हैं जिनमें जल की ओर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। घेरे हुए बरामदे, बड़े हॉल, कमरे और बहुत कुछ निर्मित है। कभी लोग यहाँ त्यौहार मनाने और संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों को मनाने के लिए आया करते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का जल इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह जल से भर जाता था तब शेष जल बहकर नीचे बने हुए तालाब में पहुंच जाता था। जब वह भी मतलब कि लबालब भर जाता था तो जल तीसरे तालाब में पहुंच जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल इस क्षेत्र में जल में कोई भी परेशानी नहीं होती थी, यानी कि जो इस तरह से इन्होंने तालाब का संरचना करवाया हुआ था, इसकी वजह से इनके यहाँ कभी भी पानी की कोई समस्या होती ही नहीं थी।
फिर आगे बता रहे हैं कि जैसलमेर के अलावा राजस्थान के कई स्थानों पर बहुत कम बारिश होती है और यहाँ साल में कुछ ही दिनों के लिए बारिश होती है, कभी कभी तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। यहाँ की नदियाँ हैं उसमें साल भर जल उपस्थित नहीं रहता है। फिर भी इन क्षेत्रों के अधिकांश गाँव में जल की कमी यहाँ की नदियों में साल भर जल नहीं रहता है। फिर भी इन क्षेत्रों के अधिकांश गांवों में जल की कमी नहीं थी। उस समय भी लोग जानते थे कि जल की एक एक बूंद कीमती है, बस आज के लोग नहीं जानते हैं। जब देखो जहाँ देखो वहीं पानी वेस्ट करते रहते हैं। इसी कारण जल इकट्ठा करने के लिए सरोवर और जोहड़ बनाए जाते थे। क्योंकि जल को जो जल है उसकी जरूरत सबको थी, इस कारण जल इकट्ठा करने के काम में सभी एक साथ आते हैं, चाहे वह व्यापारी हो या मजदूर। झीलों का कुछ जल जमीन में समाहित हो जाता था, वह कुओं या बावड़ियों यानी बावड़ी तक पहुंच जाता था। लोग कुएं से जल खींचने की बजाय सीढ़ियां जो लोग थे वो कुएं से जल खींचने की बजाय सीढ़ियां उतरकर जल तक पहुंच सकते थे, इसलिए इन्हें बावड़ी कहा जाता था। फिर दड़की माई के बारे में बताया गया है, वो एक बुजुर्ग महिला है। फिर हम देखते हैं कि इनके बारे में क्या बातचीत की गई है। आज कई संस्थाएं जल के प्रबंधन में लगी हैं। संस्थाएं बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करती हैं कि उनके जमाने में जल का प्रबंधन किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करवाते हैं तथा नए तालाब भी बनवाते हैं। चले देखें, आइए देखते हैं तरुण भारत संघ नामक की जो संस्था है उसके बारे में दड़की माई की मदद से ये कैसे बनता है। तो जो दड़की माई है वो राजस्थान के अलवर जिले के एक गाँव में रहती है। इस गाँव की महिलाओं का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता है। कभी कभी जानवरों के लिए कुओं से जल खींचने में पूरी रात तक लगी रहती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गाँव भी छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने तरुण भारत संघ संस्था के साथ मिलकर के तालाब बना लिया। जानवरों के चारे जल की परेशानी भी कम हुई और ज्यादा दूध भी मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। जो डेड सी है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो मृत सागर है वो क्या है, तो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे खारा जल इसी में पाया जाता है। इस ये से सबसे जो है लवणीय माना जाता है। इसके 1 लीटर जल में मतलब 300 ग्राम नमक पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता तो भी वह इस समुद्र में डूबता नहीं है। वह जल में इस प्रकार तैरता रहेगा मानो उस पर लेट गया हो। आगे हम देखते हैं पृथ्वी पर जो जल है उसके बारे में। पृथ्वी की सतह का जल लगभग 71% भाग मतलब जो पृथ्वी का टोटल एरिया है वो लगभग उसका 71% जल से ढका हुआ है। और जो जल है वो मौजूद जल की मात्रा 326 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इतनी बड़ी मात्रा में जल की कल्पना करना भी मुश्किल है। पृथ्वी पर अधिकांश जल लवणीय है जो सागरों और महासागरों में पाया जाता है। खारे जल की मात्रा लगभग 97.2% है। ताजा जल की जो मात्रा है लगभग 2.8% है। इनमें से लगभग 2.2% सतही है और शेष 0.6 जो परसेंट है वो भूजल के रूप में उपलब्ध है। आगे हम देखते हैं जो 2.2% सतही जल है उसमें 2.15% हिमनद और हिमपेटियों के रूप में है। 0.01% झीलों और नालों में और जो शेष बचा हुआ 0.04% है वो अन्य रूप में उपलब्ध है। 0.6% कुल भूजल का केवल 0.25% ही वर्तमान ड्रिलिंग तकनीक के साथ आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है। जल संसाधन मानव के लिए उपयोगी या संभावित रूप से उपयोगी है। भारत में जल 3 स्रोतों से उपलब्ध है, वर्षा, सतही जल और भूजल। चलिए आगे देखते हैं जल प्रदूषित कैसे होता है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने एक अध्ययन में पाया है कि जो गंगा है वो दुनिया की 10 सबसे लुप्तप्राय नदियों में से एक है, जिसमें कस्बा और शहर का सारा गंदा पानी उसी में जाकर के मिल जाता है। इसके मतलब कि गंगा को बचाने के लिए, साफ करने के लिए गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू किया गया था। फिर हम आगे देखते हैं। आगे है तालाबों में शैवालों के बढ़ने पर वे दूर से हरे भरे दिखते हैं, लेकिन यह अत्यधिक मात्रा में रसायनों के कारण होता है जो खेतों से बहकर यहाँ आते हैं। ये शैवाल के विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। एक बार जब ये शैवाल मर जाते हैं तो ये बैक्टीरिया जैसे अपघटकों के लिए भोजन का काम करते हैं, परंतु इसमें जो जलाशय है उसमें ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है और जलीय जीवों को इससे जो है नुकसान होता है, वो मृत्यु तक को भी प्राप्त हो जाते हैं। एक रोग है, अब जल जो है, अगर आप जल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जल से होने वाली कुछ बीमारियां वगैरह आपको देखना चाहिए। मिनी माता रोग जो है वो न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है। इसके जो ये होता क्यों है, तो ये मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। और अगर आप कोई ऐसी मछली खा लेते हैं जिसमें मरकरी की अधिकता होती है तो मिनी माता नामक रोग हो जाता है। आगे जो है दिया हुआ हाइड्रोफोबिक जल विरोधी सामग्री का उपयोग जल से तेल हटाने, तेल रिसाव के प्रबंधन और ध्रुवीय यौगिकों से गैर ध्रुवीय पदार्थों को हटाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पृथक्करण प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। ये जो हाइड्रोफोबिक पदार्थ है अक्सर लिपोफिलिक अर्थात वसा प्रेमी के साथ एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। फिर इससे जल से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, उन्हें देख लीजिए। जैसे कि निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चीनी, सिरका और नमक। आप ऑप्शंस देख लीजिएगा, हम आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, हमें भी रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम ही होगी ना, लगातार बोलना इजी थोड़ी होता है। चलिए देखते हैं छत। दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा क्वेश्चन, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग किस राज्य में किया जाता था, तो अभी हमने देखा ये राजस्थान में इस तरह की बातचीत होती थी। फिर हम देखते हैं धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक मतलब कि सबसे ज्यादा अलवण जल कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स। फिर ये जो 5th चैप्टर है ये है ट्रैवल मतलब कि 5th जो थीम दी हुई है सी रेट में वो है ट्रैवल। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत है, देख लेते हैं। तो ये जो बैम्बू ब्रिज है यानी कि बांस के पुल, असम, अभी पीछे मैंने इसका जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन पहले आ गया है, देखते हैं। असम में अधिक बारिश होती है, कभी कभी बारिश के बाद हर तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, लेकिन इतनी बारिश में भी बच्चों को स्कूल जाने से रोका नहीं जाता है। वे एक हाथ में अपनी किताबें और दूसरे हाथ में ये तो कट गया है, तो वो एक हाथ में जो है किताबें और दूसरे हाथ से बांस का जो पुल बना रहता है उसको पकड़ करके बांस क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। कुल मिला के ये जो बांस का ब्रिज होता है उसी की वजह से उनका स्कूल आना जाना संभव हो पाता है। वो बारिश में भी, इतनी घनघोर बारिश में भी स्कूल आने जाने से कतराते नहीं हैं। हम देखते हैं ट्रॉली। ये जो ट्रॉली है इसका भी प्रयोग स्कूल जाने के लिए किया गया है। चलिए देखते हैं। लद्दाख में बच्चों के स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ जो नदियाँ हैं वो चौड़ी और गहरी होती हैं। नदी के ऊपर आर पार लोहे की मजबूत रस्सी होती है। इस रस्सी को दोनों तरफ मजबूत पेड़ों या चट्टानों से कसकर बांधा जाता है। इस रस्सी से जुड़ी एक ट्रॉली जो कि लकड़ी से बनी होती है। इस ट्रॉली में 4 या 5 बच्चे बैठ सकते हैं। उन्हीं की सहायता से, एक चरखी की सहायता से यह ट्रॉली रस्सी को आर पार कर जाती है। बच्चे कुछ ही देर में नदी के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। आप चाहें तो इसको गूगल कर लीजिएगा, इसका जो है वो मिल जाएगा आपको फोटो, तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो सीमेंट की ब्रिज के बारे में बताया गया है, यानी सीमेंट पुल कुछ जल निकायों को पार करने या मतलब कि पार कर जाने के लिए पुलों का उपयोग किया जाता है। जो ये पुल है वो सीमेंट, ईंट और लोहे की छड़ों से बने होते हैं। इन पुलों में कहीं कहीं सीढ़ियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो वल्लम है ये इंपॉर्टेंट है। केरल में कुछ हिस्सों में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए वल्लम यानी कि लकड़ी की छोटी नाव का उपयोग करते हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर मतलब कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उन्हें शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, और अगर आप बीच में स्किप करके चले जाएंगे तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते हम। और अगर मेरी इन बातों को सुन रहे हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी आप बहुत देर से रुके हुए हैं, तभी आपको ये सारी बातें सुनने को मिली, वरना तो लोग 2-4 मिनट में ही थक जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सड़क परिवहन के चिन्ह और संकेत। दुनिया में सड़क परिवहन के कई नए साधन आजकल प्रचलन में आ गए हैं। समय के साथ इनकी संख्या भी बढ़ी है। इन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ चिन्हों का विकास किया जाता है, और ये चिन्ह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सड़कों को इंगित करने वाले प्रतीक, जैसे आगे पुल है, आगे सकरी सड़क है, यू टर्न, आगे जंगल है, आगे स्कूल है, आगे अस्पताल है आदि। कुछ प्रतीक यातायात को नियंत्रित करने के लिए होते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट, मार्ग दिखाने वाले प्रतीक आदि। जो ट्रैफिक लाइट के प्रतीक हैं वो 3 प्रकार की लाइटें होती हैं, लाल, हरी और पीली। जो लाल बत्ती है इसका मतलब है सड़क पर खींची गई स्टॉप लाइन से पहले सभी वाहनों को रुकना चाहिए। पीली रोशनी का अर्थ है रुको, देखो, फिर जाओ। जबकि हरी बत्ती का मतलब है कि अभी रास्ता साफ है चलने के लिए। अगर इन प्रतीकों को आप सही तरह से यूज करते हैं तो दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। चलिए अलबरूनी के बारे में बताया गया है, जो इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अलबरूनी है वो 1000 साल से भी ज़्यादा पहले भारत में आए हुए थे। इनका नाम था अलबरूनी, और ये जिस स्थान से आए थे उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। अलबरूनी ने हर घटना को ध्यान से देखा और उनके बारे में जो कुछ भी देखा उन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा हुआ है। इन्होंने खास तौर पर उन चीज़ों के बारे में लिखा है जो उनके मतलब कि जो उनके अपने ही देश से काफ़ी अलग लगी। उसने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत दक्ष थे, मतलब भारत के लोग। वे झीलों के चारों ओर चबूतरे उठाए गए चबूतरे बनाने के लिए विशाल चट्टानों को एकत्रित किया करते थे। ये सारी बातें भारत के बारे में अलबरूनी ने लिखा हुआ है। लोहे की छड़ों से उनको जोड़ दिया करते थे। इनके बीच ऊपर नीचे जाने वाली लंबी लंबी सीढ़ियों की कतारें हुआ करती थी। ऊपर जाने और नीचे आने के लिए सीढ़ियां अलग अलग होती थी, इसलिए यहाँ भीड़ भी कम होती थी। मुझे लगता है ये सारी बातें ये घर से सर के जो तालाब बनवाया था उसके बारे में बता रहे हैं, हालांकि उसी के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो चलिए जो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम में अपना सहयोग दे सकते हैं, मतलब इनका सहयोग पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए क्या हो सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के ईंधन को नियमित रूप से जांच करवाना। दूसरा है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग, जबकि तीसरा है अक्सर घर से बाहर जाने से बचें। और चौथा है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि का प्रयोग न करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग। अगर आप सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करेंगे तो आप प्रदूषण को कम करने में योगदान देंगे। तो चलिए आप आज का मतलब कि पूरा जो हमारा सीटेट का ईवीएस का पेपर है उसकी जो लास्ट थीम दी हुई है उसके बारे में देखते हैं। और वो जो लास्ट थीम है वो है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। चलिए देखते हैं क्या बातचीत है इसमें। तो पश्मीना ऊन के बारे में भी देखा गया था, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पश्मीना ऊन मतलब ऊन का एक प्रकार है जो पश्मीना नस्ल की बकरी से प्राप्त की जाती है। पश्मीना बकरी समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, जहां प्रायः जो टेंपरेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहां पर पाई जाती है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक आवरण होता है जो उसे अत्यधिक ठंड से बचा कर रखता है। आगे बता रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि एक पश्मीना ऊन से बनी जो पश्मीना शॉल है वो मतलब 6 स्वेटर की जितना गर्म होती है। इनका जो ऊन होता है वो बहुत पतला होता है, फिर भी बहुत अधिक गर्म होता है। जो बकरियां हैं इनकी गर्मियों में अपने कुछ बालों यानी कि फरों को उतार देती हैं। यह बाल इतने महीन होते हैं कि इसके 6 बाल हमारे एक बाल के जितने मोटे होते हैं। महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते, इसलिए कश्मीर के बुनकर इन शॉलों को अपने हाथों से बनाते हैं। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक सादी पश्मीना शॉल बनाई जा सकती है। तो सोचिए बहुत ही कठिन होता है इसको बनाना, और इसकी जो कीमत है वो भी 50,000 से स्टार्ट होती है, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे मिलती है। बहुत महंगी शॉल होती है ये। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र बनाने के लिए आसपास के इलाकों से फूलों की खेप लाई जाती है। इन्हीं फूलों से यहाँ इत्र, गुलाब जल, केवड़ा और जल तैयार किया जाता है। कन्नौज में हजारों लोग इस व्यवसाय से लगे हुए हैं। फिर आदिवासी लोग हजारों सालों से कई वस्तुएं बनाने के लिए कांस्य धातु का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्होंने गहरी खानों से तांबा और टिन को निकाला, इन धातुओं को पिघलाया और फिर इनसे सुंदर चीजें बनाई। हम कुछ फाइबर्स या तंतुओं के बारे में देख लेते हैं। ये जो फाइबर्स हैं ये प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से बने हुए पतले तंतु होते हैं। इनका उपयोग पावर लूम मशीनों की मदद से वस्त्र बनाने में किया जाता है। और जो पादप और जंतुओं से हमें जो रेशे मिलते हैं वे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कपास, जूट, कापरसन, भांग आदि पादप रेशों के उदाहरण हैं, जबकि ऊन और रेशम जंतु रेशों के उदाहरण हैं। मानव के द्वारा रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाया गया रेशा को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक और डेक्रोन जो है वो कृत्रिम रेशों के उदाहरण हैं। ये रेशे जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पेट्रोलियम और शोषण से प्राप्त किए जाते हैं। जो आगे पौधों के बारे में बताया जा रहा है कि जो पौधे हैं वो घूम फिर नहीं सकते हैं, एक बार बड़े होने के बाद ये यथावस्था में बने रहते हैं, लेकिन जो इनके बीज हैं वो संचरण करते रहते हैं, दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ पौधों के बीज लंबी दूरी तक फैल जाते हैं। जब सोयाबीन में फली लगती है, पक करके फटती है तो उसके बीज बाहर की ओर फैल जाते हैं। मनुष्य भी पौधों के बीजों को बगीचों में उगाने के लिए लेकर आते हैं। बाद में इन पौधों के बीज अन्य स्थानों पर फैल जाते हैं। दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारी जो है वो मिर्च को भारत में लेकर के आए थे। सीड्स के बारे में कुछ और बातचीत की जा रही है, जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाते हैं। पीचर प्लांट जिन्हें नेपेंथिस कहा जाता है, ऐसा ही एक पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है। इस पौधे में एक विशेष गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब कीट पौधे के मुख पर आता है तो वह फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। फिर हम देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताया गया है। इन्होंने 1822 में मतलब कि जन्म लिया था ऑस्ट्रिया में, एक गरीब परिवार में, किसान परिवार में। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना रिसर्च किया हुआ था। फिर हम देखते हैं कर्नाटक में जुलाई के महीने में प्याज की फसल बोने के लिए खेत तैयार किए जाते हैं। जो किसान है वो खूंटी जो कि एक लोहे की छड़ होती है उसका उपयोग करते हैं मृदा को खोदने और ढीला करने के लिए, और इसे मृदा को नरम बनाने के लिए। प्याज के ऊपर से सूखे पत्तों को काटने के लिए ईलिये उपकरण का उपयोग किया जाता है। फिर झूम कृषि के बारे में बताया गया है, जिसे हम लोग झूम फार्मिंग कहते हैं। झूम खेती बहुत ही भिन्न प्रक्रिया है। यह उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाकों और मिजोरम राज्य में अपनाई जाने वाली एक अनूठी प्रणाली है। झूम खेती में एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए उस जमीन को जस तस छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। तो ये थी झूम, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और साथ में ये मतलब कई जगहों पे इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम कहते हैं, कहीं से बेवर कहा जाता है, मलेशिया में इसे लदौन कहा जाता है, जबकि जो हमारा राजस्थान वाला इलाका है उसमें इसको मतलब कुमारी कहा जाता है। ऐसे ही हर जगहों पे इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। तो इससे जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में आपको सही कथन चुनना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है। दूसरा है यह एक यौगिक है, जबकि तीसरा है यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है, और चौथा है यह कॉपर और जस्ता का संभागी मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि पारंपरिक रूप से बात कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा बावड़ी। ये ट्यूबवेल, बोरवेल और हैंडपंप ये सब तो भी आधुनिक संरचनाएं हैं, पारंपरिक में नहीं आएंगी। जो लास्ट मेरे ख्याल से आगे लास्ट ही है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, आप इसे क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा ड्रिप सिंचाई।
ये जो ड्रिप सिंचाई है, ये सिंचाई की एक आधुनिक पद्धति है। इसके माध्यम से पानी वेस्ट नहीं होता है और साथ में जो पेड़ पौधे हैं वो ठीक ठाक उत्पादन भी करते हैं। तो चलिए ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा ईवीएस का संपूर्ण रिवीजन। मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा मैनेज करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा, उसको समझा होगा। अगर आपने देखा है तो आपको पक्का है कि मदद मिलेगी ही मिलेगी। और अभी 1-2 दिन का जो समय है, इसमें जो है जितनी चीजें हो सके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं बची है आपको। आपने जो पढ़ लिया है सो पढ़ लिया है, उसी को बार-बार रिवाइज करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इन सबके साथ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। और आपको बता दें कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करके ले सकते हैं। साथ में इसी चैनल पे मैंने लूसेंट जीके की जो बुक है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए सीरीज स्टार्ट की है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासेस ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें अभी हम जो उत्तर प्रदेश में आरओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको सॉल्व करा रहे हैं, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और जल्दी हम जो यूपीपी का एग्जाम होने वाला है, यूपीपी का एग्जाम, उसमें जो प्रीवियस के क्वेश्चन में जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी इसी चैनल पर सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग इन सारे क्लासेस के साथ जुड़िए और अपना